हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सची स्टोर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एवोल्यूशन को, जिसे उद्विकास भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आप आज की अपनी वीडियो को। डार्विन के प्राणीशास्त्री उद्विकास के सिद्धांत के आधार पर अनेक मानवशास्त्रियों ने समाज तथा संस्कृति के विकास को समझाने का प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार प्राणीशास्त्रीय शरीर का उद्विकास कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होता है, उसी प्रकार समाज एवं संस्कृति का विकास हुआ है। सामाजिक उद्विकास को समझने के लिए यह आवश्यक है कि पहले डार्विन के उद्विकासी सिद्धांत को समझ लिया जाए, क्योंकि इसी पर सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत आधारित है। परंतु इससे भी पहले उद्विकास के अर्थ एवं परिभाषा को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग उद्विकास का अर्थ और उसकी डेफिनेशन को। साधारण शब्दों में उद्विकास का अर्थ एक सादी और सरल वस्तु का धीरे धीरे एक जटिल अवस्था में बदल जाना, अर्थात जब कुछ निश्चित स्तरों में से गुजरती हुई कोई सादी या सरल वस्तु एक जटिल वस्तु में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे उद्विकास कहते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों ने इसको परिभाषित किया है, जिनमें प्रमुख मैकाइवर तथा पेज है। उद्विकास परिवर्तन की एक दिशा है जिसमें कि बदलते हुए पदार्थ की विविध दशाएं प्रकट होती हैं, जिससे कि उस पदार्थ की असलियत का पता चलता है। इसी प्रकार ऑगबर्न तथा निमकॉफ ने भी इसको परिभाषित किया है। इन्होंने बताया है कि उद्विकास केवल मात्र एक निश्चित दिशा में परिवर्तन है। डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत क्या है, अब उसे समझते हैं। चूँकि सामाजिक विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने 1809 से 1882 के बीच में प्राणीशास्त्रीय उद्विकास पर आधारित है। अतः डार्विन के सिद्धांत को समझ लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख बातें हैं जिन्हें भी देख लेते हैं। देखिए, पहले तो प्रारंभ में प्रत्येक जीवित प्राणी सरल होता है और उसके विभिन्न अंग इस प्रकार एक साथ घुले मिले होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, और ना ही उसका कोई निश्चित स्वरूप होता है। देखिए, यह अनिश्चित अभिन्न असमानता की स्थिति है, परंतु धीरे धीरे उस वस्तु के विभिन्न अंग स्पष्ट तथा अलग हो जाते हैं और साथ ही साथ उसका स्वरूप भी निश्चित हो जाता है। देखिए, यह निश्चित भिन्नता की स्थिति है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं कि देखिए, प्रारंभ में एक बहुत जो बीज होता है वो बहुत ही सरल होता है। ठीक है, उस और उसके विभिन्न अंग भी होते हैं, जैसे जड़, तना, फल, फूल, ऐसे, जिन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। परंतु धीरे धीरे ये अंग क्या होते हैं, साफ साफ समझ में आने लगते हैं और उनमें भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार अभिन्न समग्रता का विभिन्न विभागों में विभाजित होना उद्विकास का प्रथम स्वरूप होता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा पॉइंट है हमारा, जीवित वस्तु के विभिन्न अंग जैसे जैसे स्पष्ट तथा पृथक होते जाते हैं, वैसे वैसे प्रत्येक अंग एक विशेष प्रकार का कार्य करने लगता है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए एक मानव शरीर को ले लेते हैं। ठीक है, माँ के पेट में रहते हुए धीरे धीरे बच्चे के शरीर के विभिन्न अंग जैसे जैसे हाथ, पैर, आँख, मुंह, नाक आदि स्पष्ट हो जाते हैं, उसी के साथ साथ प्रत्येक अंग का एक विशेष कार्य होता है। जैसे पैर चलने का कार्य करता है तो आँख देखने का, मुंह खाने का कार्य करता है, ठीक है, तो कान सुनने का। यह नहीं हो सकता कि हाथ कान का कार्य करे और कान पेट का और पेट पैर का, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, उसी तरह इनका जो थर्ड पॉइंट है उसे देख लेते हैं। विभिन्न अंगों के विकास और स्पष्ट होने पर प्रत्येक अंग के कार्य अलग अलग बट जाते हैं। ठीक है, इसमें भी एक एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं। जैसे पेट खराब हो तो मस्तिष्क भी काम नहीं करता। ठीक है, मस्तिष्क खराब होने पर
बाकी अंग भी बेकारी हो जाते हैं। हाथ में चोट लगने पर उसका जो प्रभाव होता है पूरे शरीर में देखने को मिलता है। इससे समझ आता है कि इनमें अंतः संबंध और अंतः निर्भरता बनी रहती है। ठीक है, यहाँ पर 4th पॉइंट है हमारा, ये जो उद्विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। देखिए, एक प्राणी के शरीर में कब कौन सा परिवर्तन होता है ये निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उसमें हर क्षण विकास हो रहा होता है। अब आप मान लीजिए आपकी कोई छोटी बहन है, ठीक है, आपकी आंखों के सामने ही बड़ी हो रही है, पर आप निश्चित रूप से नहीं बता सकते ना कि वह कितनी बड़ी हो रही है। ठीक है, उसी प्रकार हमारा जो 5वां पॉइंट है, उद्विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित स्तरों से गुजर कर होती है, जिस दौरान सरल वस्तुएं धीरे धीरे रूप धारण करती हैं। इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पे ही देख लेते हैं। एक बीज को ले लेते हैं हम लोग फिर से। ठीक है, पहले वह कितना सरल होता है, ठीक है, पर पेड़ के रूप में विकसित हो जाने पर वह कितना जटिल हो जाता है। परंतु इस सादे से जटिल रूप में बदलने के दौरान वह कुछ निश्चित बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरता है। जैसे बच्चा पहले जन्म लेता है, उसके बाद उसका बचपन शुरू होता है, फिर युवावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है, और लास्ट में क्या हो जाता है, अंत में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये इसके कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसी को डार्विन का प्राणिशास्त्रीय उद्विकास कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह सामाजिक उद्विकास के कुछ और भी सिद्धांत हैं, उन्हें देख लेते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी इस उद्विकास के सिद्धांत को बताया है। उन्होंने बताया है कि उद्विकास के उपरोक्त नियम समाज और संस्कृति के संबंध में भी लागू होते हैं, जैसा कि निम्नलिखित विवेचना से स्पष्ट होता है। अब कुछ इसमें भी पॉइंट है, उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, प्रारंभ में या अति आदिम युग में समाज अत्यधिक सरल और सादा था। ठीक है, देखिए, मान लीजिए एक ही परिवार है, ठीक है, एक परिवार ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के कार्य को करता है। इतना ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने परिवार के बारे में ही जानता और कार्य करता था पहले के टाइम पे। ठीक है, सभी के कार्य, पेशे और विचार प्रायः एक से होते थे। पहले जो एक ही व्यक्ति जैसा सोचता था वैसे ही उसके परिवार वाले भी यही चीज़ सोचते रहते थे। ठीक है, इसी दृष्टिकोण से सभी व्यक्ति प्रायः समान थे, किसी में उच्चता व निम्नता नहीं पाई जाती थी। परंतु धीरे धीरे उनके अनुभव, विचार तथा ज्ञान में उन्नति हुई, उन्हें मिलकर काम करना आ गया, और साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न अंग स्पष्ट होने लगे। उदाहरण के लिए परिवार, राज्य, कारखाना, धार्मिक संस्था, श्रमिक संघ, ग्राम, नगर आदि स्पष्ट रूप में विकसित हुए। ठीक है, इसी तरह हमारा 2nd पॉइंट है, विकास के दौरान समाज के विभिन्न भाग जैसे जैसे स्पष्ट होते जाते हैं, वैसे वैसे प्रत्येक अंग एक विशेष प्रकार का कार्य करने लगता है। ठीक है, इसको देखते हैं। मान लीजिए समाज के विभिन्न अंगों के बीच श्रम विभाजन का विशेषीकरण होता है। ठीक है, परिवार एक विशेष प्रकार का कार्य करता है, जो राज्य दूसरे प्रकार का, स्कूल तथा कॉलेज तीसरे प्रकार का कार्य, मिल और कारखाने अन्य प्रकार के कार्य, तथा श्रमिक संघ पृथक पृथक कार्यों को करते हैं। यह हो ही नहीं सकता कि परिवार राज्य कार्य करे, राज्य श्रमिक कार्य करे, या श्रमिक संघ धार्मिक संस्था का कार्य करे। ठीक है, इसी तरह हमारा 3रा पॉइंट है, समाज के विभिन्न अंगों के विकास हो जाने में उनमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण हो जाता है, परंतु वे एक दूसरे से पृथक या पूर्णतया परे नहीं होते। ठीक है, उनमें कुछ निश्चित अंतर संबंध और आत्मनिर्भरता बनी रहती है। ठीक है, परिवार राज्य से संबंधित तथा उस पर निर्भर है, और राज्य परिवार से संबंधित है और यह उस पर निर्भर है। उसी प्रकार शिक्षक, कृषक, धोबी, मेहतर, जुलाहा, इन सब में एक अंतर संबंध तथा आत्मनिर्भरता पाई जाती है। उद्विकास की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार एक संपूर्ण समाज का निर्माण अनेक वर्षों में धीरे धीरे होता रहता है। ठीक है, सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित स्तरों से गुजरकर होती है। इस दौरान समाज का सरल रूप धीरे धीरे जटिल रूप धारण कर लेता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आर्थिक जीवन के प्रारंभ में अदला बदली से काम शुरू किया गया, पर अब
उस सादी और सरल व्यवस्था ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रूप धारण कर लिया। पहले लोग सीधे सादे तौर पर पैदल चलते थे, अब वायुयान की रफ्तार का कहना ही क्या है ना। पहले व्यक्ति का जीवन अधिक से अधिक परिवार तक सीमित था, पर अब वही जीवन अंतर्राष्ट्रीय जीवन हो गया। यह विकास एक दिन में नहीं हुआ है, बल्कि धीरे धीरे कुछ निश्चित स्तरों में से होकर गुजरा है। जैसे आर्थिक क्षेत्र में उद्विकास के कुछ स्तर है, जैसे कि शिकार करने का स्तर, चारागाह का स्तर, कृषि का स्तर और औद्योगिक स्तर। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहले समाज सरल था और इसके विभिन्न अंग जो थे अभिन्न थे, अर्थात ये समझिए कि एक दूसरे से अधिक घुले मिले थे। पर धीरे धीरे सामाजिक जीवन के विभिन्न अंग स्पष्ट और अलग होते गए और उनमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण हुआ। परंतु यह जो डिफरेंस है होने पर भी विभिन्न अंगों में समन्वय, एकजुटता बना रहा, अर्थात विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित तथा एक दूसरे पर निर्भर है। साथ ही इन दोनों तत्वों की क्रियाशीलता के फलस्वरूप ही समाज का अस्तित्व संभव हो पाता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने समाज एवं संस्कृति के उद्विकास के विभिन्न स्तरों को एक वीडियो में बताया है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो भी आप देख लीजिएगा। वो भी जो मॉर्गन ने उद्विकास के स्टेजेस बताए हैं, वो मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो मैं उसकी लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करेंगे आर्थिक जीवन के उद्विकास के स्तर की। ठीक है, उद्विकासी सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि मानव के आर्थिक जीवन का उद्विकास निम्नलिखित 4 प्रमुख स्तरों में से होकर गुजरा है। देखिए, पहला जो इनका स्तर था शिकार करने और भोजन इकट्ठा करने का स्तर। ठीक है, ये सारे स्तर जो थे, यह मानव पहले के टाइम पे जो मानव था उसके आर्थिक पहलू का प्राथमिक व प्रारंभिक स्तर है ये। ठीक है, इस स्तर में आर्थिक संगठन न केवल अव्यवस्थित है, बल्कि अस्पष्ट और अनिश्चित भी है। ठीक है, इसका जो मेन कारण था, मेन रीज़न था, यह है कि ये इस स्तर में मानव भोजन का उत्पादन नहीं कर पाता था। ठीक है, ना ही उन्हें इकट्ठा करता था। पशुओं का शिकार करने, मछली पकड़ने या कंदमूल, फल, शाक, पात आदि के संकलन के लिए लोग को क्या करना पड़ता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ता था, क्योंकि शिकार और फल मूल का एक स्थान से सदैव प्राप्त होना जो था मुमकिन नहीं था। इसकी वजह से क्या हुआ, सामाजिक और आर्थिक जीवन अत्यधिक क्या पहले था, अनिश्चित था, अस्थिर था और घुमंतु जीवन वो व्यतीत करते थे। ठीक है, उसी प्रकार पशुपालन या चारागाह का स्तर एक आया। ठीक है, अब क्या था, ये जो स्थिति थी, इसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने पशुपालन के स्तर में आदिम समाजों ने क्या किया, तब कदम रखा जब मानव ने यह अनुभव किया कि पशुओं को मारने के बजाय अगर उन्हें पाला जाए तो उनसे जीवित रहने के अधिक साधन प्राप्त हो सकेंगे, क्योंकि उन पशुओं से उनके बच्चे भी प्राप्त होंगे और साथ ही दूध भी। ठीक है, इससे मानव का आर्थिक जीवन प्रथम स्तर की तुलना में अधिक निश्चित हो गया और स्थिर हुआ। ठीक है, क्योंकि पशुओं को लेकर रोज स्थान परिवर्तित करना भी कष्टकारी होता था। ठीक है, अब तीसरा जो स्टेज है हमारा, वो है कृषि स्तर। ठीक है, कृषि स्तर में क्या हुआ, इस स्तर का प्रारंभ तब होता है जब मानव को बीज बोने और पौधे उगाने की कला आ गई। फलों का बाग लगने या खेती करने की इस क्षमता ने आर्थिक जीवन को पहले से अधिक स्थिर बनाया। ठीक है, जनजातियों के लिए बगीचा लगाकर फल उत्पन्न करना अथवा खेती द्वारा अनाज प्राप्त करना भी प्राकृतिक दशाओं पर अत्यधिक निर्भर और इसका ऋण अनिश्चित है, फिर भी उतना अनिश्चित नहीं जितना कि शिकार पाना। इसका आशय ये है कि इस स्तर में मनुष्यों को एक स्थान पर घर बसाकर स्थायी रूप से आर्थिक क्रियाओं को करने का अवसर प्राप्त हुआ। भोजन की पूर्ति बढ़ी। ठीक है, और उसके साथ साथ जनसंख्या भी। इससे आर्थिक अंतःक्रिया का क्षेत्र भी विस्तृत हुआ और विभिन्न समाजों के बीच आर्थिक जो संबंध था वो पनपना शुरू हो गया। अब इसी तरह से इनका चौथा
स्टेज आ गया जो कि था टेक्नोलॉजी बेस्ड, प्रौद्योगिकी स्तर जो था। यह स्तर विशेष रूप से मशीनों के आविष्कार के बाद स्टार्ट हुआ। ठीक है, मशीनों के आविष्कार से उत्पादन कार्य मशीनों के द्वारा होने लगे। इसके फलस्वरूप बड़ी बड़ी मिलों और कारखानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा और आर्थिक जीवन का क्षेत्र प्रांत और देश की सीमाओं को पार करके अंतर्राष्ट्रीय हो गया। यहाँ तक कि खेती के कार्य में भी मशीनों का प्रयोग हुआ और आर्थिक जीवन का यही वर्तमान स्तर है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।